pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 और 8 एडी तो हमारा हो गया ना 7, तो हाँ चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है शॉर्ट रन पता होगा क्या होता है, उसमें इक्विलिब्रियम कौन कौन सी सिचुएशन में होता है, उस इक्विलिब्रियम के कितना आउटपुट है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट किस किस सिचुएशन में होता है। तो इसकी 2 अप्रोचेज होती हैं। आज हम इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन और फर्स्ट अप्रोच को कवर करेंगे, जो कि होती है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो नॉर्मल है, इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कब होगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच तो यही है, लेकिन सेकेंड क्या है वो देखते हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। अभी बताओ शॉर्ट रन क्या होता है? और हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो प्रोफेसर कीन्स की इकोनॉमी पढ़नी है, तो उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर हमारे वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। ये हमने +1 में पढ़ा है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? या तो फिक्स्ड फैक्टर होगा या वेरिएबल फैक्टर होगा। अगर हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही इंक्रीज करके उनको आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। हम फिक्स्ड फैक्टर, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सके। और इसमें मेनली हम टेक्नोलॉजी को लेकर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, तो वो है शॉर्ट रन, ठीक है। एक डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट रहेगी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। सो हमारे यहाँ पे होंगे यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर किसको लेके चलना है? एम्प्लॉयमेंट को। तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा देंगे तो हायर लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा, एम्प्लॉयर कम कर देंगे एम्प्लॉयमेंट तो वाइस वर्सा, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। 1-to-1 मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयमेंट भी डबल कर देंगे तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इससे हमें जीडीपी का पता लग जाएगा। सो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब वो है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है सारे यूटिलाइज हो गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, विलिंग एंड एबल टू वर्क, राइट। एंड हम क्या हैं, और हम उन्हीं 1000 लोगों को काम दे दिया हमने, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो जितने रिसोर्सेज थे सारे यूटिलाइज हो गए। उसके बाद वो मैक्सिमम लगा लो 100 यूनिट बना सकते हैं एक दिन में सारे यूज़ होने के बाद। तो 100 हमारा क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर हमारा फिक्स्ड तो हमारा वैसे भी कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है या रिसोर्सेज जो भी हैं उनको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद के लेवल पर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, चाहे डिमांड है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर सकते। ये बात समझ आई, ठीक है। तो उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप ये लगा लो, आपकी फैक्ट्री में एक ही मशीन है और आप एक दिन में 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हो, तो 100 यूनिट आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर आपके पास एक ही दिन में 200 यूनिट का ऑर्डर आ जाए तो आप मना कर दोगे कि हम तो 2 दिन में देंगे या फिर हम एक दिन में 100 ही देंगे। तो उस चीज़ को ये कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज हो गए और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को या फिक्स फैक्टर को चेंज कर सकें। समझ आया? नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा? इसको इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम भी कहते हैं। ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई पता है ना क्या होता है? डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ही पढ़ा है पिछले चैप्टर में सारा। और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? लेवल ऑफ जीडीपी दैट बेयर्स विश टू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आने वाले टाइम पे ये एग्जाम्पल वाला आगे टॉपिक आएगा, है ना। और इक्विलिब्रियम जीडीपी कहाँ होगी? ऐसी लेवल ऑफ जीडीपी जहाँ पे जो प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस है इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर विश टू बाय ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, सो दैट देयर इज नो एक्सेस प्रोडक्शन या फिर अनवांटेड स्टॉक्स भी ना रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ना शॉर्टेज हो और ना एक्सेस रहे। सो इनमें जो इक्वालिटी आएगी उसी को हम, देखो मेरी बात सुनो, AS इज इक्वल टू AD होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम लिख सकती हूँ, हमने पढ़ा था ना ये कि एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम के इक्वल होते हैं। ये वाली इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये पढ़ा है ना। ये 45 डिग्री की लाइन होती है ना। तो ये वाला पढ़ा है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई को मैं इनकम लिख सकती हूँ इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच तो हमारा होता है, फर्स्ट अप्रोच तो बच्चे हमारा क्या होता है? AD इज इक्वल टू AS, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। अब सेकंड अप्रोच क्या आएगा? S इज इक्वल टू I। अब S इज इक्वल टू I कैसे आया खुद सुनो। मैंने एग्रीगेट सप्लाई को इनकम लिखा
और एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट डिमांड। इसके बाद मैं इस इनकम को कंजप्शन प्लस सेविंग लिख सकती हूँ। हमने ये फॉर्मूला किया। इनकम क्या होता है, कंजप्शन और सेविंग के इक्वल होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमारी इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। और एडी क्या होता है, एडी होता है सी प्लस आई। कंपोनेंट में किया ना इसका फॉर्मूला, ठीक है, सी प्लस आई। तो सी कॉमन कट जाएगा तो एस इज इक्वल टू आई। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के आगे इसकी सेकेंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या है, ए एस इज इक्वल टू ए डी, और सेकेंड अप्रोच क्या बन गई, एस इक्वल टू आई। और इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको ये वाली अप्रोच कंप्लीट करवा रही हूँ, फर्स्ट वाली, ठीक है। देखो अल्टरनेटिव अप्रोच कैसे है, एस इज इक्वल टू आई कैसे आएगा, वाई को सी प्लस एस लिख सकते हैं और ए डी को सी प्लस आई लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सी प्लस एस और सी प्लस आई लिख दिया, सी सी कॉमन कट गया, सी सी कॉमन कट गया तो एस इज इक्वल टू आई आ गया, सेकेंड अप्रोच। ये समझ आया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब एक बात सुनो, वैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है, ठीक है। हमने जो लेना है ना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, वो हमने एक्जेंटे वाला लेना है। एस इज इक्वल टू आई भी जो लेना है एक्जेंटे लेना है, एक्सपोस्ट नहीं लेना। नाम से क्लियर रखना, एक्जेंटे मतलब एंटिसिपेटेड, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं लोग, डिज़ायर्ड, ठीक है। और हम ए डी और ए एस दोनों में डिज़ायर पढ़ते हैं आने वाले साल में क्या हो रहा है, जबकि हम नेशनल इनकम में जो हो चुका है ऑलरेडी उसको कैलकुलेट करते हैं। समझ आया। तो नेशनल इनकम में हम एक्सपोस्ट की बात करते हैं दोनों चीज़ें, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में एक्जेंटे की बात करते हैं। ये बात ध्यान रखना, एंटे मतलब एंटिसिपेटेड, फ्यूचर में होने वाला, और एक्सपोस्ट मतलब पास्ट में जो ऑलरेडी हो चुका है। ये बात समझ आई। तो देखो इसको पढ़ो, डिजायर्ड सेविंग या प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। दिस इज द सेविंग्स विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो करना चाहते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट भी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और एक्सपोस्ट क्या है, एक्चुअल सेविंग। ये हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ते हैं, ये हम नेशनल इनकम में जब करते हैं वो ये वाला होता है। और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हो चुकी है, ये भी हम नेशनल इनकम में ही करते हैं। और इक्विलिब्रियम कब आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगी, जो फ्यूचर वाली, क्योंकि एडीएएस क्या है, फ्यूचर वाला है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर वाली लेनी है। और फ्यूचर वाले को हम कहते हैं एक्जेंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट। ओके, डन हो जाएगा ये। सो हमें ये पता लगा कि जो इक्विलिब्रियम है, हमें आउटपुट का देखना है, इक्विलिब्रियम इनकम देखनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच एंड एस इज इक्वल टू आई अप्रोच। तो मैं आज आपको ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच कवर करवा रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेम वही है जो हम पिछले चैप्टर में सेम करके आए हैं, बिल्कुल सेम हम करके आए हैं। इसमें क्या है, ए एस का मीनिंग लिखना है, डायग्राम बनाना है, ए डी का मीनिंग लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है। अच्छा, ए एस का डायग्राम, फिगर सॉरी ये रहा, ये 0 से शुरू होता है एस, और ए डी 0 से ना शुरू होकर यहाँ पे शुरू होती है, ये हमारी ए डी होगी। और जब मैं इनको इक्विलिब्रियम में शो करूँगी तो मैं ये शो करती हूँ, ये मैं पिछली क्लास में भी करते आई हूँ, ए एस इज इक्वल टू ए डी, और ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ये शो करना है इस पूरे अप्रोच में। समझ आया, ये किया ना ऑलरेडी। जिनका पिछला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है उनका बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनका नहीं कंप्लीट तो यहाँ पे भी सुन सकते हैं और पहले पिछला भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इक्विलिब्रियम जीडीपी में इक्विलिब्रियम इनकम कब होगा, व्हेन ए एस इज इक्वल टू ए डी। और ए एस ए डी हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे छोटी सी प्रीवियस इसकी जो है वो दे रखी है। लेकिन इसको लिखना आपने यहाँ से अलग से करने की जरूरत नहीं है, बात सेम ही है। आप वहाँ से जो आपने लर्न किया है, रिवाइज किया है, समझा है, वही सेम लिखना है। सो ए एस क्या होता है, प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी, 45 डिग्री की लाइन होती है, नॉट रिलेटेड टू प्राइस होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, है ना। और आगे एडी क्या होता है, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर या प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई, है ना। और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट और एज्यूम टू बी ऑटोनोमस। डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिलेटेड द लेवल ऑफ इनकम, कंजप्शन इनकम की होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला इसका डायग्राम बन जाएगा, ये वाला, या फिर एडी लिख लो तो उसको, कि इसके जो ऑटोनोमस कंजप्शन होती है ये लेवल, ये पॉजिटिवली रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एडी है, ये सीधी लाइन जा रही है तो पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये चीज़ आएगा। ईजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इनको इकट्ठा करके दिखा दिया, इनकम सी प्लस आई इज इक्वल टू ए डी। तो इनकम जहाँ 100 हो रही है वहाँ पे ये 100। अच्छा ये सुनो, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी दो तरीके की होती है, कौन सी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान से सुनो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होगी जो चेंज नहीं होगी ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स,
बात समझ आई। ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट लेनी है, और इंड्यूस क्या होगी, जो इनकम से इफेक्टेड होगी, इंड्यूस्ड होगी। बात समझ आई है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो चेंज होगी, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो चेंज नहीं होगी। और हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, हमने शॉर्ट रन की बात करनी है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट भी क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, तो ऐसे जब मैंने इनकम 20-20 का इफेक्ट डाला, इस पर 10-10 का डाल दिया 30 से शुरू करके, ये तो कांस्टेंट ही थी 20-20, तो उससे मेरी क्या आ गई, एडी सी प्लस आई। तो मुझे पता लगा कि इस लेवल पे ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो इस लेवल पे मेरा क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम। इसी को मैंने ग्राफ पे शो कर दिया, दैट्स इट। हो गया एडी इज इक्वल टू एस वाला अप्रोच। कुछ था इसमें, बिल्कुल नॉर्मल है। ए एस को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करो, एडी को करो, बाद में इकट्ठा करके दिखा दो दोनों को। ठीक है, हो जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, वट हैपन इफ ए एस इज इक्वल टू ए डी, ग्रेटर देन ए डी। देखो अब हमने बताया कि इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर इकोनॉमी में सिचुएशन आ जाए कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो खुद सोचो, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो लोगों के पास क्या है, कुछ गुड रिमेन अनसोल्ड बच जाएंगे, जिसको हम अनडिजायर्ड स्टॉक भी कहते हैं, अनप्लान्ड इन्वेंट्री। तो वो क्या करेंगे, इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए अगले साल से कम प्रोडक्शन करेंगे, कट कर देंगे अपनी प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से ए एस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ए एस कम हो जाएगा तो एडी के इक्वल आ जाएगा। इजी। सो कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या आएगा, ए एस वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू ए डी। सो ए एस खुद को एडजस्ट करेगा ए डी के लिए। और अगर कभी कभी क्या होता है, ए एस कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई कर दो, ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉसिबल है तो, है ना, वरना फिर तो प्राइस चेंज होते ही होते हैं। तो अगर अनडिजायर्ड ए एस मतलब ए डी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, कहता है जो सप्लाई ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी है वो कम है, जो उनकी डिमांड है। सो एग्जिस्टिंग स्टॉक तो सोल्ड हो जाएगा, और उसकी जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसकी वजह से लोगों को लॉस होगा। तो अगले साल से वो क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, तो अपने आप ए डी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ दोनों चीज़ों में आपने एक बात सीखी कि दोनों सिचुएशन में ए एस खुद को एडजस्ट करेगा, क्योंकि डिमांड तो है ये मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग सप्लायर अपनी सप्लाई को चेंज करेगा ना। डिमांड ज़्यादा है तो वो सप्लाई को ज़्यादा कर देगा, है ना, और डिमांड कम है तो सप्लाई को कम कर देगा। बात समझ आई। तो ए एस खुद को एडजस्ट करेगा, ए डी कभी खुद को एडजस्ट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। समझ आया, इजी है, इजी टॉपिक, डन। चलो इसकी 2 क्लासेस और होंगी, 2 टॉपिक रह गए हैं, तो आप इसको कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.